अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और अगर आप अयान अली हैं तो फिर ठीक है, वरना आपको अदालतों में जितने धक्के खाने पड़ते हैं वो पूरी पाकिस्तान को पता है। अगर आप अयान अली हैं तो आपको वहाँ पे बड़ी सहूलियात भी मिल जाएंगी, खुद पुलिस वाले आपको मिनरल वाटर भी ला के देंगे, आपको कोई हथकड़ी भी नहीं डालेगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट से हैं या बोल से हैं तो आपकी बेल एप्लीकेशन सुनते सुनते कम से कम 11 जज खुद ही बदल जाएंगे। अब सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान में सच बोलना और सच कहना सबसे मुश्किल काम है। हर आदमी कहता है जी मैं सच्चा हूँ और मैं सच बात करता हूँ, लेकिन फैक्ट है कि हम अपने मतलब सच सुनना नहीं चाहते। जितनी मुश्किलें हमारे ऊपर आती हैं, जितनी कैदोबंद हमारे ऊपर आती हैं सच बात करते हुए, तो अलमान अल हफीज़। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 35 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग है मुख्तलिफ अदालतों में, और उसकी एक वजह यह है कि हमारा जुडिशल निज़ाम जो है वो बिल्कुल बिल्कुल फरसूदा होकर रह गया। अब सवाल ये पैदा होता है, इसको ठीक किस तरह करेंगे? इसको ठीक उसी तरह करेंगे कि जो इसको डैमेज करते हैं या इसको सही नहीं चलने देते उनको पनिश करेंगे। अब आज एक सेक्रेटरी ख़जाना जो है रईसानी बलूचिस्तान के, उनके घर से इतनी रकम बरामद हुई है कि अभी तक सुबह से गिनी जा रही है। तकरीबन 90 करोड़ रुपए गिन चुके हैं, लेकिन अभी मज़ीद गिनी जा रही है। अब यही सेक्रेटरी ख़जाना जो है ये कल को इनको कोई रिलीफ भी मिल जाएगी, कल इनको स्टे भी मिल जाएगा। पहले ये अरेस्ट जब होंगे तो उसके बाद इनको मेडिकल ग्राउंड्स पे कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगी और फिर वहाँ पे इनको हर किस्म की सहूलियात मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर यही केस मुबशर लुकमान के ऊपर हो या यही केस जो है किसी और के ऊपर हो तो मजाल है, बगैर समन के पुलिस घर में हमारे दीवारें टाप के आ जाती है रात को, और हमारे बच्चों को भी तंग करती है, हमें भी तंग करती है, घर वालों को भी तंग करती है, ज़ईफ़ वालदैन को भी तंग करती है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ऑनरेबल जस्टिस साकिब निसार ने खुद एक बात की। आई एम कोटिंग अ जज ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, द एपलेट कोर्ट। ऑनरेबल जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा 14 अप्रैल को, उन्होंने कुछ दिन पहले, उन्होंने 4 अप्रैल को, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, कुछ रोज़ पहले मैंने एक मुकदमे का फैसला दिया जो 54 साल पुराना मुकदमा था। इसके जिम्मेदार वो जज हैं जिनकी जिम्मेदारी इंसाफ फराहम करना है। इसके जिम्मेदार वो जज हैं जिनका काम निज़ाम अदल का निफाज था। लोग तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नकारा होने की बात करते हैं, लेकिन अब वो पूरे जस्टिस सिस्टम से ही नाउमीद हैं। बदकिस्मती से नाकाम जस्टिस सिस्टम की वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में बुनियादी फ़र्क तालीम और कानून की हुक्मरानी का है। कवानीन मौजूद हैं लेकिन इनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जजेस की तरबियत ज़रूरी है। इससे ही हम अदालती निज़ाम को जो है वो मजबूत कर सकते हैं। अब ये जस्टिस साकिब निसार ने ये बात की सार आंखों पे। कोई भी ऑनरेबल जज कोई बात करता है वो हमारे लिए हुक्म हो जाता है और वो बिल्कुल काबिल एहतराम है। लेकिन अगर यही बात मैं कर रहा हूँगा तो मुझे पैमरा का भी नोटिस आ जाएगा, औरों का भी आ जाएगा, किसी अदालत में भी मैं खड़ा हूँगा। अब अगर मैं ये सवाल करता हूँ कि जी ऑनरेबल जज के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इफ्तिखार चौधरी के बेटे के ऊपर बात कर रहा हूँ, उससे जुडिशल निज़ाम क्यों खतरे में पड़ जाता है? जब मैं कह रहा हूँ कि अरसलान इफ्तिखार करप्ट है, जब उसको करप्ट करने वाला मलिक रियाज जो है वो अदालत में आके सबूत दे रहा है कि मैंने इसको इतने करोड़ रुपया रिश्वत दी, जब ये साबित हो जाता है कि वह, उसके बाद वो केस पेंड, आज तक मुझे नहीं पता उस केस का क्या हुआ। अगर कुछ हुआ है तो आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। अगर मैं कभी प्रोग्राम में ये कह देता हूँ कि जवाद ख्वाजा साहब की जो अहलियाँ हैं उन्होंने प्लॉट के अंदर ये किया, तो मुझे ये पेंट करके अदालत के आगे पेश किया जाता है कि मैंने तौहीन अदालत कर दी है। अब फैमिली जो है वो किस तरह जज साहब की जगह ले सकती है? जज साहब का एहतराम अपने सर आंखों पे, लेकिन उनके नौकरों का या उनके ड्राइवरों का या उनके घर वालों का या उनके बच्चों का एहतराम कैसे? अब अगर आज मैं सारों के आगे ये बताऊं कि जस्टिस जमाली साहब के साहबजादे जो हैं उन्होंने कराची में कितने घर खरीदे हैं पिछले चंद दिनों में, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मैं तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आ जाऊँगा। कैमरा मेरा ये बैन कर देगी, तो मैं अभी बता नहीं रहा, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये आने वाली हैं खबरें थोड़े दिन में कि किस किस का बेटा कौन कौन कहाँ कहाँ पे है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक करारदाद पेश की, और उन्होंने बल्कि 3 करारदादें पेश की, और उन्होंने कहा कि जो करप्ट, टैक्स ना देहंदा और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले बड़े बड़े लोग और हाजिर सर्विस जजेस जो हैं उनके खिलाफ की। एक करारदाद में यह मुतालबा किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के जज फ़ारूक इरफान खान को
काम करने से रोका जाए। उन्होंने 3 बिलियन रुपए से FCC गुलबर्ग 3 में घर बनाया। एसेट्स जिनकी मालियत $250 मिलियन है, जिसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है, जो फारूक इरफान खान से मंसूब है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फारूक इरफान खान साहब के मिसकॉन्डक्ट्स और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ शिकायत रजिस्टर की जा चुकी हैं। यह भी लिखा गया कि जब अमेरिका में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने करप्ट और गैर कानूनी काम करने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो 850 जजेस से जबरी इस्तीफा लिया गया और उनको घर भेजा गया। जस्टिस फारूक इरफान खान साहब के बरतानिया, फ्लोरिडा और बाकी जगहों पर मौजूद फॉरेक्स एसेट्स को फ्रीज किया जाए। फारूक इरफान खान के खिलाफ गुज़िश्ता माह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज की गई थी। ये कहा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की करारदाद में। मेरे साथ मौजूद हैं आबिद साकी, साबिक लाहौर हाई कोर्ट बार के मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, जनाब राना ज़िया अब्दुर रहमान साहब, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, जनाब फरहाद अली शाह साहब, मेंबर हैं पंजाब बार काउंसिल के, जनाब मुनीर हुसैन भट्टी साहब, मेंबर हैं पंजाब बार काउंसिल के। मुझे साकी साहब, मैं तनकीद नहीं कर रहा किसी तरह से भी अदलिया के ऊपर, और वैसे मैंने एहतियातन क्या किया था, 1 घंटा पहले अली जफ़र साहब को कॉल की थी। उनको मैंने कहा भाई मैं आज एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, तो अगर कल मुझे नोटिस आए तो मुझे डिफेंड कर लो कि मेरे पास फीस के पैसे नहीं है। तो उनका कर लेंगे, तुम अपना बस, तुम किसी की बुराई ना करना, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं हकीकत पूछ रहा हूँ कि बहैसियत मुसलमान अगर सैयदना उमर फारूक से कोई शख्स खड़ा होकर सवाल कर सकता है तो आप हों या कोई जज साहब हों, उनके गलत कॉन्डक्ट पे मैं क्यों नहीं सवाल कर सकता? या फिर ये इस्लामी रियासत नहीं है और ये ढोंग है सारा इस्लाम का यहाँ पे? साकी साहब, मेरा ख्याल है आपने अपने सवाल में सारे जवाब खुद दे दिए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस समाज में हम जिंदा हैं ये एक तबकाती समाज है और ताकत के निज़ाम पे की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है, वो अपनी मर्ज़ी से कानून भी उनको प्रोटेक्ट करता है और इंसाफ भी उनको मिलता है। लेकिन जो उस्तादगान खाक हैं, जो बेज़ुबान मखलूक है इस माशरे की, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, वो कीड़े मकोड़े हैं। उनको तो आप सिर्फ वो जो बजट की आदाद व शुमार वाली एक लाइन होती है उसमें सिर्फ उनको आप काउंट करते हैं, अदरवाइज उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, बुनियादी तौर पर निज़ाम इंसाफ ने भी अपनी जो बुनियादें हैं उसकी, एक तो यह है कि उसकी लेगेसी कॉलोनियल है। हम आज़ाद हुए लेकिन हमने उसी निज़ाम को इनहेरिट किया और उसी पैटर्न पे हमारा एग्जेक्टिव का भी और जुडिशरी का भी और बाकी हमारे सारे मामलात भी समाज के और रियासत के आलमोस्ट उस कॉलोनियल पैटर्न पे चल रहे हैं, जिसको ब्रेक करने की आज तक कोशिश नहीं की। हमारे अंदर ग़ुलामी इतनी पुख्ता हो चुकी है कि हम उस निज़ाम को इतना मुक़द्दस समझते हैं कि उसके अंदर हम कोई तब्दीली करने की कोशिश का सोच भी नहीं सकते, और अगर हम सोचें भी तो हमने हौच पाच सी कोई ऐसी तब्दीली करनी है जिसने उसका भी हुलिया बिगाड़ना है और नई शक्ल भी उससे कोई सामने मंजर आम पे नहीं है। बुनियादी तौर पर एक बात समझने की ज़रूरत है मुबशर भाई कि ये निज़ाम, इस समाज का निज़ाम ताकत का निज़ाम है, ये क्लास एस्टेब्लिश सोसाइटी है, ताकतवर लोगों का कब्ज़ा है, मुक़्तदर लोग जो हैं वो यहाँ की माशरत पर भी काबिज़ हैं, मईशत पर भी काबिज़ हैं और उनके ही प्रोटेक्ट करने वाले अदालतों में भी काबिज़ हैं। मैं समझता हूँ कि ये अदालतें इस मौजूदा निज़ाम के अंदर इंसाफ करने से कासर है, नहीं कर सकती जब तक आप इसको ओवरऑल इसको एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेके ना आएँ और एक पैराडाइम शिफ्ट हो और यहाँ के जो शहरी हैं उनको ये शहरी समझा जाए, उनको इंसान तस्लीम किया जाए और ये रियासत के सारे इदारे उनको इंसान तस्लीम करके फिर उन पर हुक्मरानी का कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करें जिसमें उनकी इज़्ज़त नफ्सी बहाल हो और मामलात जो हैं वो समाज के और माशरत के वो आगे चल सकें। मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ ये रॉटन टू द कोर सिस्टम है और इसमें से मैं समझता हूँ कि तब्दीली की मुझे कोई तवक्को नहीं है कि बेहतर तब्दीली आ सके। राना साहब, आप क्या कहेंगे आपके अपने जजेस के बारे में और 35 लाख पेंडिंग केसेस के बारे में? तीसरी जनरेशंस आ गई हैं, कई केसेस में मुद्दई भी और दूसरा भी सारे मर चुके हैं, केस नहीं फैसले। देखिए, वो आपकी इस हद तक बात दुरुस्त है कि जो निज़ाम चल रहा है उसमें जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, जिनके लिए ये निज़ाम बना है, जिनके लिए ये अदालतें बनी हैं, जिनके लिए वकील बने हैं, ये सारा सिस्टम बना है, उनका ख्याल नहीं किया जा रहा है जिस तरह उनका करना चाहिए, क्योंकि अदालतें आम लोगों के लिए बनी हैं कि उनको इंसाफ मिले। जब हम उनको इंसाफ देने में कोई डिले हो जाता है या उनको इंसाफ प्रॉपर नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं तो कोई ख़राबी है।
और वो हमें मिल बैठ के दूर करनी है। मैं ये नहीं कहता कि ये निज़ाम बिल्कुल फरसूदा हो चुका है या ख़त्म है, ये नहीं दे सकता। हमें इसी निज़ाम से को लेके चलना है, लेकिन इसमें बेहतरी लानी है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सेशन कोर्ट में जितने साइलिन है उनको बड़ी इज्जत से वहाँ पे रिसीव किया जाता है ना, वो बड़ी उनकी एहतराम होता है वहाँ पे। वो जब जलील होते हैं उनको टॉयलेट तो औरतों को मिलता नहीं है बेचारियों को। वही कह मेरा मतलब है कि यार आप लोग तो उसका घर बिकवा देते हैं। नहीं, हम नहीं कुछ भी बिकवाते। मैं निजाम की बात कर रहा हूं। निजाम वही मैं कह रहा हूं कि जो जिनके लिए ये निजाम बना है, जब तक हम उनका ख्याल नहीं करेंगे, उनकी जो कमियां कुताहियां हैं या उनके लिए जो कुछ हम कर ऐसा करते हैं। लेट्स स्टॉप बीटिंग बिहाइंड द बुश। मैं कहता हूं इफ्तिखार चौधरी साहब करप्ट थे। अब अगर क्या ये मैं कहता हूं तो मैं कंटेम्प्ट कर रहा हूं किसी किस्म का? देखें, मैं एक बात बता, जब तो वो अगर जज हैं तो आप उनके कंडक्ट के बारे में कुछ कह सकते हैं, इसमें कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में नहीं ये बात आती। एक जज को जो है वो करप्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप तहकीक करके कोई सही बात करेंगे तो वो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में नहीं है। अगर आप अपने बेटे की खुद ही बना के केस लेके और उस पर बैठ सकते हैं बेंच में? नहीं, वो नहीं बैठ सकते थे, फिर बैठे भी नहीं थे। एक मिनट पहले दिन बैठे थे। एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगर उन्होंने ये किया तो मेरे जैसे साइल के लिए आप लोगों ने क्या कॉन्फिडेंस छोड़ दिया? नहीं, वो पहले दिन बैठे थे, उसके बाद नहीं बैठे। तो पहले दिन कैसे बैठ गए? देखिए, उन्होंने सारों को बता दिया कि इसके खिलाफ खबरदार आप फैसला आप उनको करप्ट समझ सकते हैं, हो सकता है मैं ना समझता हूं। बेटे का काम, मैं तो कंडक्ट की बात कर रहा हूं। कंडक्ट मैं वही कहता हूं कि उन्होंने गलत किया, पहले दिन नहीं बैठना चाहिए था उनको। फिर वो उन्होंने बैठ के सबको बता दिया कि खबरदार मेरा बेटे के खिलाफ फैसला ना आए। ये आपका पॉइंट। और क्या होता है? नहीं, वो दोबारा नहीं बैठे उसमें मैं नहीं कहता। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की वो एक शख्सियत थी, एक दौर था, वो गुजर गया। हमने उनके लिए कोशिश की, हमने एक बेहतरी के लिए कोशिश की, और मैं समझता हूँ कि हमने नेक नीति से कंट्रीब्यूट किया। अगला उस बंदे की नीयत है या उसका कंडक्ट है। जो हमारी स्ट्रगल थी वो हमने बिल्कुल नेक नीति से की। क्यों जी, आप लोगों ने एक जस्टिस के मुतालिक क्यों इस तरह का आपने रेजोल्यूशन पेश किया? मैं तो ये कहूँगा सर कि अभी राना साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लिए हमने वो जो जद्दोजहद थी नहीं की थी, हमने अपने सिस्टम के लिए की थी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए की थी। अब बात ये आ गई कि बशीर भाई मैं एक छोटी सी बात करूंगा। देखें, एक ने जब ओथ लिया है कि मैं अपना कोई माली फायदा नहीं लूंगा, अगर उसके नाम को उसका बेटा यूज करता है और वो उसको डिफेंड करने के लिए बेंच में बैठता है, तो क्या ये उसने अपने उस ओथ की खुद ही नेगेशन नहीं की? मैं अभी आपसे एक बात शेयर करता हूँ कि बेसिकली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 209 में आर्टिकल मौजूद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो भी जज साहबान अपना माली फ़ायदा या अपना ज़ाती फ़ायदा उठा रहे हैं तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रॉपर तरीके से अपना काम क्यों नहीं कर रही? जिंदा मिसाल आपके पास है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी तो गुजरा दौर था, वो गुजर गया। अभी रिसेंटली अगस्त सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब की बेगम साहबा सेशन जज से एडिशनल होती हैं, हाई कोर्ट में जाती हैं, सिंध हाई कोर्ट से फेडरल शरीयत कोर्ट में आ जाती हैं। आप 200 आर्टिकल उठा के देखें कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो फेडरल शरीयत कोर्ट में जाने का कोई प्रोसीजर अवेलेबल ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब अगर कोई जज साहब अपना फ़ायदा लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं, इसमें उनका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा देखें आप, एक फ़ायदा, अब फिर वही वाली बात आ जाती है कि इफ्तिखार चौधरी का अगर बेटा पैसे इकट्ठे करता है तो वो इफ्तिखार चौधरी के पार्ट पे हम बात कर रहे हैं ना कि उनको आंखें खोलनी चाहिए थी कि मेरे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब तक पिक एंड चूज़ की पॉलिसी ख़त्म नहीं की जाएगी, जब तक साफ का नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हमारा ये मसला हल नहीं हो सकता। एक और बात आपसे शेयर करूंगा, आपने बहुत अच्छी बात की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। हम फट्टों पे बैठ के वकालत करते हैं, हम समझते हैं वहाँ क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली एक मुश्ताक, और असल ट्रायल वहीं पे है, मैं अर्ज़ करता हूँ ट्रायल है ही वहीं पे। ये अभी मुश्ताक मलंगी वाला केस किया सेशन कोर्ट में, 22 साल से फ्रॉम द लास्ट 22 ईयर्स एक आदमी बिहाइंड द बार था, मर्डर का चार्ज था उसके ऊपर। अब देखें, अगर डेथ सेंटेंस देनी है आप उसे एग्जीक्यूट कर दें, अगर उसको लाइफ रिटायरमेंट होनी है तो उसने 15-16 साल में बाहर आ जाना है। तो ये आपके सिस्टम का फेलियर नहीं है तो और क्या आप इसे कहेंगे? सारी दुनिया में आपको इस किस्म की मिसाल नहीं मिलेगी। आपने उसका केस सेनेट ने एडजर्न किया था कि ये एक पागल शख्स है। पीपीसी के अंदर जनरल एक्सेप्शन है कि पागल शख्स का किया हुआ अमल क्रिमिनल नहीं ऑफेंस बनता। एक प्रोग्राम मेरा रिकॉर्ड किया, एक टीवी चैनल ने ऑन एयर किया, चीफ जस्टिस साहब का फ़ोन आ गया मेरे सामने उस नुमाइंदे को कि आप प्लीज़ फॉर गॉड से एक सिस्टम की बात ना करें। देखें, सिस्टम के फेलियर को अगर हम दुरुस्त नहीं करेंगे
और सिर्फ ये चाहेंगे कि मीडिया खबर ना ब्रेक करे, तो सिस्टम नहीं हो सकता। अब देखें हमने जो रिक्वेजिशन जिस पे हमारे आज हाउस ने कैरी किया, हम क्या मांग रहे हैं? हमारा उनसे कोई जज साहब से जाती कोई अनाद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं होना है, भी नहीं चाहिए, नहीं है। देखें आज हम अपने साहिल को क्या कहते हैं कि जनाब जज साहबान करप्ट नहीं है, जुडिशरी में करप्शन नहीं है, इंसाफ ये तो फेथ है हमारा। लेकिन हमारा ये फेथ जब वो आगे से कहते हैं कि जनाब ये जो लीक्स में आया है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये बड़ी जायज़ राय है कि जिस जज साहब के पास इनके अगेंस्ट जब एक एलिगेशन है और वो विद प्रूफ है तो उन्हें काम नहीं करना चाहिए। और मैं ये बात करता हूँ कि आप एक तरफ तो नोटिस दे रहे हैं जज साहबान को कि जी आपने ये बेल क्यों ले ली, आपने ये बेल क्यों खारिज कर दी, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात करें, और आप 209 में उठा के देखें इस किस्म के जो एलिगेशंस हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत वो तो चार्ज ही ग्राउंडलेस हो जाता है, और जिसके अगेंस्ट कोई मॉनेटरी फायदा लेने की बाबत एलिगेशन है उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसके अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी खामोश है। और हम आवाज़ ना उठाएं तो बार के अलावा मुझे आप बताएं कौन सा ऐसा फोरम है कि हम तो सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि कम अज़ कम खुदा के वास्ते इस इदारे की बचत के लिए आप अगर इस किस्म के एलिगेशन हैं तो ऐसे जज साहबान को काम नहीं करना चाहिए। और अब बाई द एंड हमने क्या कहा, हम कहा कि हम अपने केसेस में नहीं पेश होंगे, हम बाईकाट करेंगे, कम अज़ कम ये तो हो कि हमने अपना हक अदा कर दिया। तो प्रॉब्लम तो साहिल का होगा आपके। देखिए प्रॉब्लम साहिल का है। अब जो मैं अब छोटी सी बात करता हूँ लाहौर हाई कोर्ट की, हम बार की बात नहीं करते। 2011 के जो केसेस हैं वो अभी सेशन कोर्ट में ट्रायल हो रहे हैं, उनकी अपीलें अब जा रही हैं जो 2020 में जाकर सुनी जाएंगी। आगे बेशुमार केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जिन लोगों को आपने डेथ सेंटेंस नहीं दी और वो 15-15, 16-16 साल से बिहाइंड दी बार हैं, अब अगर आप उन्हें डेथ सेंटेंस देंगे तो वो 16 साल जो उन्होंने बिहाइंड दी बार काटा वो किस जुर्म की सजा होगी? मुझे भट्टी साहब ये बताएं कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस का नाम लेती है और कहती है कि जी इनको मिसकॉन्डक्ट पे इनके ऊपर हेयरिंग होनी है, ये होनी है, तो फिर वो एक सिस्टम का क्लेंजिंग हो रही है ना अंदर, तो उसके खिलाफ क्यों हैं आप लोग? सर हम उसके खिलाफ हम ये समझते हैं और कहते हैं बतौर कानून के तालिब इल्म कि जो उसमें लिखा हुआ है उसके मुताबिक करना है। उसमें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो किसी भी जज के खिलाफ उसके मिसकंडक्ट के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर सकती है। मैंने एक जज साहब का जो है वो जो शो का नोटिस है फेसबुक के ऊपर किसी दोस्त ने लगाया हुआ था, मैंने उसको पढ़ा, उसमें तो उसके मिसकंडक्ट के हवाले से या करप्शन के हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं है, एक जुमला भी नहीं है, बल्कि उसमें चंद बेल एप्लीकेशंस के हवाले से जिक्र है और कि ये जो बेल एप्लीकेशंस हैं ये इस तरह से लेनी चाहिए थी और उस तरह से लेनी चाहिए थी। मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट यानी वही जज साहब तो नहीं जिन्होंने अल्ताफ हुसैन की जुबान बंदी कर दी है? सर बिल्कुल बिल्कुल उसी की सजा मिल रही है और मुझे बिल्कुल यानी एक आदमी लंदन में बैठ के यहाँ पे जुडिशल सिस्टम पे हमलावर हो रहा है। सर बिल्कुल उसी की सजा मिल रही है, बल्कि मैं समझता हूँ हमें अपनी सफ़ों में भी देखना है। हमारी सफ़ों में भी कई ऐसे लोग हैं, मैं बड़ा वाज़ेह अंदाज से ये कह रहा हूँ, जिनको MQM की या किसी और जमात की इस तरह की जो आज भी 40 बंदों ने ज्वाइन किया आप लोगों के। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो मशरफ भाई इसमें यह है कि जो कानून है उसके मुताबिक करें। कोई जो अभी मेरे भाई राणा ज़िया साहब एक बात कर रहे थे, फारूक सत्तार और वासे जलील और पता नहीं कितने MQM के रहनुमा, उनके कब से नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, उनका तो घर में पुलिस नहीं गई। वो उनको इसलिए नजर नहीं आता, वो इसलिए उनको नजर नहीं आता कि वो पिक एंड चूज और डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर सारे मामला चल रहे हैं। जो अभी आज हाउस की रिक्विजिशन इसका मुंह बोलता हमारा सबूत है कि हमारी लीडरशिप ने और हमारे हाउस ने, तमाम लीगल फ्रेटर्निटी ने उसको पास किया कि एक जज जिसके बारे में पनामा लीक्स में वाज़े तौर पे समझ आ रही है कि उसने करप्शन की है, उसका तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसको टेक अप नहीं किया। ये वाज़े नहीं है कि उन्होंने करप्शन की है, सिर्फ एक मिनट, ये वाज़े है कि उनके पैसे वहां पे हो सकता है वो लीगली गए जी। ऑफशोर कंपनी सर उसमें ये है, दो चीजें हैं, आप डिक्लेयर करते हैं ना, उसमें दो चीजें हैं। जब उन्होंने ओथ लिया तो उस वक्त उन्होंने कंसील की कि वो किसी कंपनी के या ऑफशोर कंपनी के डायरेक्टर नहीं है। जब वो कंफर्म हुए तो उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन टेंडर किया और अपनी बेटी को डायरेक्टर बनाया। ये जो चीज है ये तो एडमिटेड फैक्ट है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नजर नहीं आया और उनको वो नजर आ रहा है जो जिसका कोई देखे पूरी दुनिया में, आप पूरी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट का लॉ उठा के देख लें, आप ये देखेंगे कि जो एक सेटल प्रिंसिपल है कि किसी जज के बारे में जो उसका जुडिशियल माइंड है, जो जुडिशियल ओपिनियन है, उसके बारे में उसको पेनलाइज नहीं किया। मैं आता हूं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी बात करूंगा। और मैं आप तीनों का तो
मुझे पता नहीं, आबिद साकी साहब से बड़ा डर लगता है मुझे, ये उठ के कुटना ही ना शुरू हो जाए। माज़रत के साथ तमाम वकील आप सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ क्या, कि जब हमें इंसाफ चाहिए होता है तो आप हमें कहते हैं अदालतों में आओ, और जब आप लोगों को इंसाफ की तलब होती है ना तो आप सड़कों पे आ जाते हैं। आप खुद उन अदालतों पे यकीन नहीं रखते इंसाफ के लिए कि आपको इंसाफ मिलेगा। इसका मतलब है ये अदालतें किसी को इंसाफ नहीं दे सकती। अगर आपको नहीं दे सकती तो साइल को कहां पे देंगी? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जब आप ब्रेक पे थे तो मैंने अपने चारों साथी जो हैं यहाँ पे, हमारे दोस्त हैं, सारे भाई हैं, इनको मैंने अपने एक फेलो जर्नलिस्ट की फ़ोन कॉल सुनवाई। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि हम इस स्टोरी को काम कर रहे हैं, अभी ये पूरी तरह इस पे काम नहीं हुआ। एक बहुत सीनियर जज के साहबजादे के ऊपर मैंने इनको गवाही दिलवाई और ये चारों ने सुनी है कि उन्हें ख़याबान मुहाफ़िज कराची DHA में एक गली के अंदर 4 घर खरीदे हैं 2 हफ्ते के अंदर। आप मुझे बताएं, ऐसे साहब का कुछ नहीं होगा, उनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस नहीं जाएगा। नहीं, वो खुद, यानी अगर हम एक्सपोज करेंगे तो वो क्योंकि उनके साहबजादे हैं तो हमें आप कंटेम्प्ट में अंदर कर देंगे। हाँ, लेकिन वो खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वो सरबराह होंगे, तो फिर उनके हवाले से तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे अगर ये बात जाएगी। अब सवाल ये है भाईजान, मैं पानी पी लूं भाई, आप गलत, मैं पानी पी रहा हूं। मैं ये अर्ज करूं कि देखें यहाँ अकरबा पर मैंने वो जो बात की है जिसको मैंने ये सिस्टम को रॉटन टू द कोर कहता हूं, जिस मुआशरे में, ये मेरी कन्विक्शन है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये समझता हूं कि जिस मुआशरे में इक्तिसादी इंसाफ नहीं है, इकनॉमिक जस्टिस नहीं है, बाकी तमाम जस्टिस जो है वो बेमानी है और उसकी सिर्फ कहानी सुनाई जाती है, उसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। इस मुआशरे में इकनॉमिक जस्टिस का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं है। मैंने कहा कि करोड़ों अरबों के इस मुल्क में आप देखें कि चंद अफराद के पास दौलत है और इर्तिकाज़ दौलत का सिलसिला तवील से तवील और वसी से वसी तक होता जा रहा है। दौलत होना बुरा नहीं है, गलत दौलत होना बुरा। इर्तिकाज़ दौलत को मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में तो इर्तिकाज़ दौलत भी गलत है कि अगर आपने उसको देखें, अब इस पे तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस आपके सामने है, मार्क्स की फ़िलासफ़ी आपके सामने है, दुनिया में बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज आए जिन्होंने कहा कि दौलत अगर एक शख्स के हाथ में मुर्तकिज़ होगी तो वो इस्तेसाल की बुनियाद बनेगी। आप मुनसिफाना तकसीम करें दौलत की, आप ज़राए पैदावार पर एक मुश्तरका मलकियत का निज़ाम और तसव्वुर कायम करें। आप जो है वो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन पे किसी एक शख्स का कब्ज़ा अगर हो जाएगा तो बाकी लोग महरूम हो जाएंगे और उनकी महरूमी के ताल्लुक से फिर ग़ुलामी पैदा होगी। अब देखें यहाँ सूरत हाल ये है कि ज़हनी अमराज से का शिकार हमारी जो अशराफिया है, ये ज़रा मेरी बात तवज्जो से सुनने वाली है। मैं समझता हूँ कि हमारी अशराफिया मुख्तलिफ़ ज़हनी अमराज का शिकार है जिनकी हवस और लालच की कोई हद नहीं है और वो दौलत इकट्ठी करने के मर्ज़ में इस कदर मुब्तला हैं कि मैं समझता हूँ ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर ही नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर जो है वो एक ज़रूरत की हद तक है और कुछ आसाइश की हद तक है। वो एक मुकम्मल कब्ज़ा, पागल तो नहीं होगा ना। अब ये है कि हमारी अशराफिया वो जुडिशल ओलिगार्की हो, वो सियासी ओलिगार्की हो, वो बाकी ब्यूरोक्रेसी हो, बाकी अब आपने देखा एक सेक्रेटरी के घर से कितने अरबों खरबों रुपए की दौलत निकली अभी तक गिन रहे हैं। अभी तक। अब सवाल ये है कि ये इंडिकेटर है कि हमारे समाज में हमारी अशराफिया को कौन से ज़हनी अवारज़ और कितने ज़हनी अमराज लाक हैं कि उनकी जो दौलत इकट्ठी करने की जो बीमारी है उसका कोई हद और किनारा ही नहीं है और कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है जो उसको चेक कर सके और उनसे लूटी हुई दौलत या इर्तिकाज़ दौलत गलत तरीके से किया हुआ है उसको वापस ले सके। तो फिर उनके पास जब ताकत आती है तो वो इदारों को ख़रीद लेते हैं तो फिर मेरे जैसे लोग उनसे जो लोग माज़रत के साथ बिकते नहीं है, जो कहने के बावजूद अल्ताफ़ हुसैन को इजाज़त नहीं देते, उसकी ज़ुबान बंदी को दूर नहीं करते, तो उनके खिलाफ फिर रेफरेंसेस हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो रेफरेंसेस सिर्फ़ और सिर्फ उनके ख़िलाफ़ नहीं है, वो हम तमाम लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना चाहते हैं। अब देखें कि उन लोगों का कसूर सिर्फ क्या है कि वो ना तो बिक रहे हैं ना किसी के ज़ेरे असर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो इंसाफ पे मबनी जजमेंट है वो डिलीवर की जाए। अब उनके अगेंस्ट एलिगेशन क्या है? उनके अगेंस्ट ये एलिगेशन नहीं है कि उनके बेटों ने 4-4 घर खरीद लिए हैं या उन्होंने कोई ऑफशोर कंपनीज बना ली हैं।
अब उनके अगेंस्ट एलिगेशन क्या लगा रहे हैं कि जी आपने ये फैसला था, आपने ये रिव्यू क्यों कर दिया। मैं कहता हूँ कि अगर इस प्रिंसिपल पे आपने चलना है और कोड ऑफ कंडक्ट अगर ये है, तो फिर पाकिस्तान का हर एडिशनल सेशन जज जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। मैं कर्ज करता हूँ क्यों कि एक फैसला वो करते हैं, बेल खारिज करते हैं, हाई कोर्ट से हो जाती है, हाई कोर्ट से खारिज होती है, सुप्रीम कोर्ट से हो जाती है। हुबारा बस्टर्ड केस मैं आपके सामने रखता हूँ, मैं हवाई या ओपन बात नहीं, मैं एक आपके सामने फैक्ट रखता हूँ। हुबारा बस्टर्ड केस, जवाद ख्वाजा साहब ये तलौर के जो लाइसेंसेस थे इस पे पाबंदी लगा के गए। 3 जजेस का बेंच था, रिव्यू किया भी 5 जजेस ने, और हुबारा बस्टर्ड केस में उन्होंने वो जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी। तो फिर ये रेफरेंस तो जाना चाहिए इस प्रिंसिपल के तहत, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए ना, क्यों रिव्यू कर दिया उन्होंने। और जो ये बात है कि जिस स्ट्रिक्चर पास करने वाली आज भी वहाँ पे कोर्ट की गई वो जजमेंट PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट 530 जिसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा एक इस वक्त के सिटिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के कि उन्होंने इस किस्म का स्ट्रिक्चर पास किया है अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है। अब ये देखें, ये मैं कोई ज़ुबानी बात नहीं कर रहा, ये बातें वो हैं जो जजमेंट्स में आई। तो ये सिर्फ और सिर्फ हक का रास्ता रोका जा रहा है। और मैं जो कहता हूँ कि हमारे खिलाफ वो रेफरेंस है, क्यों कि देखें कि फौजदारी के सीक्वेंस में जो मोस्ट कॉम्पिटेंट लॉयर्स थे अपने वक्त के वो जज बनाए गए, और अब वो बेइंतहा मेहनत कर रहे थे, सुबह शाम वो हमें फैसले देने में यकीनी बना रहे थे इंसाफ की फरामी, उनको रोक दिया। मुझे एक बात नहीं समझ आती, आप क्योंकि प्रेसिडेंट हैं बाहर के तो आप मुझे शायद एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर हाई कोर्ट में एक फैसला होता है तो उसके बाद एक रिव्यू है जिसमें वो DB में जा सकता है, ब्लाजक बेंच में जा सकता है, वहां पे भी कोई फैसला हो जाता है तो वो एपलेट कोर्ट में जाएगा, वहां पे भी कोई फैसला हो जाता है तो फिर भी एक रिव्यू में जाएगा, एक अपील पे जाएगा। जब 3-4 लीगल सिस्टम्स मौजूद हों, मरहले मौजूद हों, तो आप पहली जजमेंट के ऊपर उसको आप कैसे मिसकॉन्डक्ट पे लेके जा सकते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल ये समझता हूँ कि एक अगर फैसला हुआ है उसके ऊपर अदालत है, उसका रिव्यू भी है, रिवीजन भी है, अपील भी है, वो अपील में अपसेट हो सकता है। अगर किसी जज ने वो फैसला किया, अगर आप उसको बुनियाद बना के उसके ऊपर कोई मिसकंडक्ट का केस बना देंगे तो फिर कोई जज भी काम नहीं कर सकेगा। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे भी, और ऐसे अच्छा, लेकिन अगर आप बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ, एक माजरत के साथ मैं एक ज़ाती वाक़या बताने लगा हूँ आपको, हैं भट्टी साहब। ये 2 जजेस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिनका नाम किया मिसकॉन्डक्ट के ऊपर, इनमें से एक जज है जिनका मैं विक्टिम हूँ। उन्होंने मेरे एक प्रोग्राम के ऊपर सुओ मोटो यानी चीफ जस्टिस ने लिया और वो बेंच में उनको बना दिया, 5 मेंबर बेंच था। उन्होंने पहले ही दिन यानी मुझे ECL पे भी डाल दिया, मेरे समन भी जारी कर दिए, फिर तमाम झैली इदारों को अहकामात दिए गए कि मेरी जितनी भी मनकूला गैर मनकूला जायदाद है उसकी तमाम तफसीलात कोर्ट में लेके आए, मेरे टैक्स की तफसीलात कोर्ट में आई, सब कुछ हुआ ये वो। और जब वो क्लैरिटी आई और वहाँ पे मैंने बड़ा हम्बली अपोलोजाइज करके कोर्ट में मैंने सबमिशन जब की अपने काउंसिल्स के थ्रू, उसी कोर्ट से मुझे रिलीफ मिला और फुल रिलीफ मिला। मैं कैसे मान लूं कि वो जज गलत है? मुझे बताइए। और मैं तो उनका विक्टिम रहा, मैं तो 3-4 महीने मैं अदालतों में गया हूं, सब कुछ हुआ है, लेकिन मेरे साथ कोई पर्सनल चीज नहीं हुई। और मैं ये मानता हूं कि जो उनका डिसीजन था, यानी पहला भी मुझे रिस्ट्रेन करने वाला, वो भी सही था जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी गलती थी वहां पे। अब मैं कैसे मान लूं कि वो गलत है? सर देखें, सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट आप देखें मुबशर भाई, उसमें जो जिस जज साहब का आप जिक्र कर रहे हैं उनके जितने 2010 से लेकर 2016 तक उन्होंने फैसले किए, उनमें से 642 केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक 97% जो उनकी जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड की हैं। और जो उनके 30 केसेस, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, 30 केसेस जो उनके सुप्रीम कोर्ट से सेट साइड हुए हैं, उनमें से 23 या 24 केस वो हैं, ये उन्हीं जजेस जिन्होंने स्ट्रिक्चर पास किए हैं और जिनके बारे में ऑलरेडी 2005 जो शाह साहब ने जजमेंट का जिक्र किया, उस जजमेंट में जिन जज साहब का जिक्र है, मैं तो मसलत से काम नहीं लेता, आसफ सईद खोसा साहब हैं, उनके बारे में 2005 वाली जजमेंट है।
और आसफ सईद खोसा साहब ने जो स्ट्रक्चर आप तो मसले से काम नहीं ले रहे, मेरा क्या कसूर है जी? वो मेरा प्रोग्राम है, बाद में कहेंगे बीप क्यों नहीं किया सर? और भाई मैं नहीं कर सकता बीप, ये भी वकील है, मैं भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। जजेस हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, लेकिन देखना यह है कि कर क्या रहे हैं। माजरत के साथ नहीं मैं हर जज के बारे में कहूंगा, मैं अब आपको बताता हूँ एक और वाकया बताता हूँ, जाती वाकया। आबिद साहब आप दोनों, क्योंकि आप सदर रह चुके हैं, आप सदर हैं, आप दोनों मेरी एक बात का फैसला कर दीजिएगा। मैंने एक पिटीशन दी, मेरे खिलाफ एक केस आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने सुनने के लिए कर लिया, उनके पास आ गया सुनने को। मैंने चीफ जस्टिस को एक रिक्वेस्ट की, जो एक लीगल काउंसिल के थ्रू जो भी एक मेरा राइट था, कि जी जो पिटिशनर है वो इनका अजीज़ है और रिश्तेदार है, तो प्लीज़ मेरी किसी और के आगे लगा दीजिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट नंबर 4 के तहत ये किसी और को जाना चाहिए। उसके बाद 32 पुलिस वाले इस्लामाबाद के मुअत्तल भी हो चुके हैं, और जितनी मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे मुझे अपना जितना यानी कानों को पकड़ना पड़ा है ना, मुझे पकड़ना पड़ा है। और मुझे जज साहब ने यह कहा कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। मैंने उनको कहा आपका ज़मीर कहाँ से बीच में आ गया, मुझे तो कानून के मुताबिक फ़ैसला कराना है, और वो उस पर ऑफेंड हो गए। इज दैट जस्टिस? मैं किसके पास जाऊं कि मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरा इतना नुकसान हुआ उस वजह से, मैं जॉबलेस हो गया उनकी वजह से उस वक्त। या तो देखिए सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है ना, असल में उसका भी तो एक इशू है कि आप अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद के मुताबिक कानून को बरूए कार लाएं और लोगों को पनिश करें, कुछ लोगों को फेवर करें, हालांकि उनके ओथ में लिखा हुआ है कि वो विदाउट फियर एंड फेवर वो डिसाइड करेंगे। अब देखें, लेकिन हमारी मुल्क की तारीख़ में आपको मेरे से ज़्यादा इल्म है कि ये जो ओथ उठाई जाती रही है, पीसीओ के तहत बार बार उठाई जाती रही है, तो उससे एक इंडिकेशन तो है कि जो लोग अपनी प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन के उठाई ओथ के होते हुए नई ओथ उठा के तो अपने मनसब को बचाते रहे हैं, तो उनकी इंटेग्रिटी बहरहाल इन क्वेश्चन है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, जब ब्रेक से आएंगे तो डिस्कस करेंगे जुडिशल काउंसिल में जो पिटीशन गई और अंडर अब उसकी हेयरिंग होनी है। मैं उसकी हेयरिंग के ऊपर नहीं मैं बात कर सकता, वो मेरा राइट नहीं है, लेकिन जो पिटीशन गई है रज़ा काजिम साहब की तरफ से, उसको ज़रूर हम डिस्कस कर सकते हैं कि उसका प्रेमाइस क्या क्या है। आफ्टर ब्रेक, ले तो ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शाह साहब मुझे बताएं ज़रा, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब जो केसेस जा रहे हैं, इस पे आप लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि पिक एंड चूज़ की पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बग़ैर किसी तफरीक के और किसी को विक्टिमाइज़ किए बग़ैर, जो इसका मकसद है, जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 209 दिया गया, उसको पूरा उसकी कंपोजिशन के तहत जाना चाहिए। अब ये मैं छोटी सी बात करता हूँ कि अब एक जज के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस है कि जनाब इन्होंने एक वार्डन को अदालत में खड़ा कर लिया, इन्होंने एक जनाब गार्डनर को जो था ऊंची आवाज़ में झिड़क दिया, ये उस कोड ऑफ कंडक्ट में चीज़ें नहीं आती, और ये सिर्फ और सिर्फ जज को विक्टिमाइज़ करने की बात। और फिर कि जनाब आपने ये बेल क्यों ले ली, आपने ये बेल क्यों नहीं ली। मैं भैया आप ऊपर का कोर्ट है, उसको रिव्यू कर दें। मैं एक छोटी सी एक रेफरेंस आपको कोट करता हूँ कि अभी रिसेंटली अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि हाई कोर्ट के 27 जजों ने एक फ़ैसला दिया कि जनाब अगर प्राइवेट कंप्लेंट आ जाएगी तो चलान केस रिडंडेंट हो जाएगा, चलान केस चलना नहीं, उसकी आप बेल ले लें। तो उन्होंने स्ट्रक्चर पास करते हुए जजमेंट में लिखा कि ये जजेस ने सीआरपीसी की ये प्रोविजन कहाँ से निकाली है, ये जजेस एट फॉल्ट हैं। तो फिर इस कानून के तहत जिस वजह से ये जजेस को रेफरेंस भेजा गया, फिर उन 27 जजेस के खिलाफ भी रेफरेंस जाना चाहिए। अभी एक जजमेंट पास की गई कि जनाब एक हाई कोर्ट के जज साहब ने बेल ले ली है लिख के कि 302 की सज़ा डेथ नहीं है, लाइफ है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़े फॉल्ट पे, फिर इस वजह से फिर जाना चाहिए रेफरेंस। देखें, आप जज साहबान को आपने डिस्क्रेशन दी है कि आप अगर समझो तो बेल ले लो, अगर आप समझो तो खारिज कर दो। ऊपर कोर्ट है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर जिस अगर आपने उनको इख्तियार नहीं देना, डिस्क्रेशन नहीं है, फिर तो सॉफ्टवेयर हर चीज़ के बने हुए, आप सॉफ्टवेयर बना दें, जज साहब बैठे हों, हम अपने फैक्ट्स बताएं, कंप्यूटर निकाल दें फैसला कि जनाब पॉलिसी के मुताबिक ये फैसला बेल बनती है या नहीं। जी जी,
आप एग्री करते हैं इनसे? किसी हद तक मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जजेस को, इसीलिए आपको इतने वोट मिलते हैं, किसी को आप नाराज ही नहीं करते। आप हमेशा जो आपका वोट इसलिए मिलता है, मुझे समझ आई। ये मछली का असर नहीं है, ये आपकी ये इधर उधर जाने का असर है। इंडिपेंडेंट जज को मैंने पहले भी कहा कि जजेस को इसको इंडिपेंडेंट जो है वो काम करने देना चाहिए। अगर कोई उनका फैसला में कोई नुक्स है तो वो ऊपर वाली अदालत उसको ठीक रिव्यू कर सकती है, अपील है, रिवीजन है, सारे मामला मौजूद हैं उसमें, उन पर करना चाहिए। हाँ, जो वाकई एक्ट के ज़ुमरे में आते हैं, जो करप्शन कोई उन्होंने किया या कोई ऐसी बात की है, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि मामला क्योंकि ये पेंडिंग है अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उधर उन्होंने अपनी जो रेमेडी जो है अवेल कर ली हुई है, तो उसका फैसले तक हम देखेंगे। लेकिन हम इनको वाच जरूर करेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भी एक रोल है लाहौर हाई कोर्ट बार का कि हमने ये देखना है, जब हम इनको सेफ गार्ड करते हैं, इनको वहाँ बिठा सकते हैं, तो ये भी हमारी ड्यूटी है कि हमने इनको देखना है कि ये सही काम कर रहे हैं। क्यों साकी साहब? बिल्कुल, ये है आपकी ड्यूटी। नहीं, ड्यूटी है हमारी टू इंश्योर द रूल ऑफ लॉ एंड टू स्ट्रगल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। लेकिन उस आपके पहले सवाल के हवाले से मैं सिर्फ एक फिक्र अर्ज करूंगा कि एरर ऑफ जजमेंट की बुनियाद कभी मिसकॉन्डक्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। एरर ऑफ जजमेंट एक्चुअली अगर देखें, मैंने देखा साकी साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जज उन दलाइल के ऊपर फैसला दे सकते हैं और हवालों पे जो वकला उनको देते हैं। तो अगर एक मेरे वकील ने, फर्ज करें काउंसिल ने कमज़ोर दलाइल दिए हैं और दूसरे ने, मुखालिफ ने ज़्यादा सख्त अच्छे दलाइल दिए हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लॉ, ये जस्टिस सिस्टम है, ये एडवर्सेरियल जस्टिस सिस्टम है। इसमें दोनों धड़े जो हैं उन्होंने एक दूसरे की खींचातानी करके अपने अपने मतलब की, अपनी अपनी फेवर की चीज़ जो है वो जज साहब के सामने पेश करनी है। जज बीइंग ए रेफरी एंड एम्पायर, ही हैज़ टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू लॉ कि किसका केस बनता है, उसको रिलीफ देना है, किसका नहीं बनता। अब उसमें उसकी डिस्क्रिशन है, ह्यूमन बीइंग है, उसमें एरर ऑफ जजमेंट की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए वेरियस टीयर्स ऑफ द एपेलेट अथॉरिटी और द रिवीनल अथॉरिटी, इवन द सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद रिव्यू मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक फ़ैसला कर ले और उसमें कोई फ्लोटिंग एरर रिकॉर्ड पे हो जो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया हो या उसको ना देख सके हों, तो वो अपने ही फैसले को खुद दोबारा जो है उसमें रिव्यू कर सकते हैं। सो ये ओपन एंडेड सिस्टम इसलिए रखा गया कि लोगों के राइट्स जो हैं वो बहुत छानबीन के बाद जाके स्क्रूटनाइज हो। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इसमें जो मेरी गुजारिश है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो इस वक्त इश्यूज़ इन हैंड है, मेरी गुजारिश ये है कि इसमें जो एक पॉइंट जज साहब के बारे में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पहले चीफ जस्टिस नासिर उल मुल्क साहब ने इस रेफरेंस को फाइल कर दिया था। इट वाज प्रेजेंटेड बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी नासिर उल मुल्क साहब जी, बिल्कुल उनके पेश किया गया। उन्होंने कहा सीन फाइल, नीचे साइन किए। अब जो उसी के ऊपर जो दोबारा से रेफरेंस बना है, उसके ऊपर हमारे इल्म के मुताबिक उसमें कुछ शायद टेम्परिंग हुई है। वो एप्लीकेशन जो दी गई है वहाँ जी, ये बहुत बड़ी एलिगेशन है और मैं पूरे इत्मीनान के साथ ये बात कर रहा हूँ। ये हम इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे। इसमें जो ऑनरेबल जज उन्होंने एप्लीकेशन दी है, मुबशर भाई बस एक सेकंड की बात कर रहा हूँ। जज साहब ने 5 एप्लीकेशंस दी हैं कि मुझे रिकॉर्ड पेरूज करने दिया जाए और मुझे जो है उनकी नकलें दी जाएं। ये पूरी दुनिया में जो है कहीं लॉ नहीं है। आर्टिकल 10 इसीलिए है, चोर डाकू को अगर उसके डिफेंस का राइट मिलता है तो एक हाई कोर्ट के जज को, सिटिंग जज को, उसको उसका राइट जो है, राइट ऑफ डिफेंस क्यों नहीं मिलता? आप सबका बहुत गया। एक छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनानी है बिफोर आई क्लोज, और नाजरीन को भी, कि बड़ा आसान लगता है कई बारी फैसला करना, लेकिन फैसले इतने आसान नहीं होते। मैं आपको एक छोटी सी कहानी ये सुनाता हूँ कि एक गाँव था, वहाँ पे रेलवे की लाइन गुजर रही थी और वो लाइन कंडम हो गई, ख़राब हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। रेलवे ने कहा कि ये अब हमारी ट्रैक नहीं है और इस पर बिल्कुल किसी किस्म की आमदोरफ्त नहीं होनी। अब गाँव से हट के उन्होंने कोई 500 गज दूर उन्होंने एक और नई रेलवे लाइन बनाई, उसमें पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया, सारा कुछ गांव के लिए, और उन्होंने हर जगह साइन लगा दिए कि यहाँ पे किसी का भी आना, खड़े होना वो जो है मना है, खिलाफ वर्जी है कानून की, और ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले को बहवाला पुलिस किया जाएगा। अब होता क्या कि एक दिन पूरे गांव के जो बच्चे हैं, तकरीबन 150 बच्चे उस नई लाइन के ऊपर खेल रहे हैं, जहाँ पे हर जगह साइंस भी लगे हैं, और क्योंकि प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो उसके ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं लाइन के ऊपर। और एक माजूर बच्चा गांव का इकलौता, वो वहाँ नहीं गया, और वो जो कंडम जगह थी
वो वहाँ पे जाके बैठ के मट्टी का एक घर बनाना शुरू हो गया। अब एक ट्रेन आ रही है और उसकी ब्रेक्स फेल हो गई है। जो कांटे के ऊपर बंदा खड़ा है उसके पास ऑप्शन है कि उसको लाइन के ऊपर से गुजरने दे और वो 150 बच्चे मर गए, या उसका रुख चेंज कर दे और पुराने ट्रैक पे उसको डाल दे जहाँ सिर्फ एक माजूर बच्चा जो है वो मट्टी का घर बना रहा है। अब खुदा ना खास्ता अगर आपको ये ऑप्शन दी जाए कि आप वो आदमी हैं जिसने वो कांटा मूव करना है या नहीं करना, तो आपका क्या डिसीजन होगा? मेजॉरिटी लोगों का जो ख्याल है वो 150 बच्चों की जानें बचाएंगे कि ठीक है ट्रेजेडी है लेकिन उसको बचाना है, और एक बच्चे की जान वो कुर्बान कर देंगे। लेकिन दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज, वो 150 बच्चा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और वो एक बच्चा कानून का पास कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमें लगता ही है कि यहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि कानून और सिस्टम अब उनको बचाना चाह रहा है, और जो कानून और उसको अपहोल्ड करना चाहता है उसकी जान की हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।